पहले विजयकांत को जब पता चला कि सीमा मां बनने वाली है, उसने सीमा को साफ शब्दों में कह दिया था, मुझे बेटी नहीं, बेटा चाहिए। शक्ति प्रदर्शन। विजयकांत अपनी पत्नी को देखकर क्यों हैरान रह गया था। विजयकांत जब अपने बेडरूम में घुसा, तो रात के 10 बज रहे थे। उसकी पत्नी सीमा बिस्तर पर बैठी टेलीविजन पर एक सीरियल देख रही थी। विजयकांत को देखते ही सीमा ने टेलीविजन की आवाज कम करते हुए कहा, आप खाना खा लीजिए। मैं खाना खाकर आ रहा हूँ, विजयकांत बोला। मीटिंग के बाद कुछ दोस्त होटल में चले गए थे। कल गांधी पार्क में शक्ति प्रदर्शन का प्रोग्राम होगा, उसी के बारे में मीटिंग थी। कल देखना कितना जबरदस्त कार्यक्रम होगा। पूरे जिले से पार्टी के 5 विधायक अपने दलबल के साथ यहां गांधी पार्क में पहुंचेंगे। चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए प्रदेश सरकार ने प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू कराया है, ताकि इतने जनसमूह को देखकर विरोधी दलों के हौसले पस्त हो जाएं। जनता हमारी ताकत देखकर अगली बार भी हमारी सरकार ही बनवाए, विजयकांत ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। सीमा ने चैनल बदलकर खबरें लगाते हुए कहा, आपका कार्यक्रम कितने घंटे का रहेगा? 11 बजे से 3 बजे तक, विजयकांत ने टेलीविजन की ओर देखते हुए कहा। सीमा चुप रही। विजयकांत ने सीमा के बड़े हुए पेट की तरफ देखते हुए पूछा, कब तक सुना रही हो खुशखबरी? डॉक्टर ने कब की तारीख दे रखी है? बस 5 या 7 दिन ही बाकी हैं, सीमा बोली। हमें ये खुशी कई साल बाद मिल रही है। बेटा ही होगा, क्योंकि डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना ने जांच करके बता दिया था कि पेट में बेटा है। मैंने तो उसका नाम भी पहले ही सोच लिया, कमलकांत, विजयकांत खुश होकर कह रहा था। तभी मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। उसने स्क्रीन पर नाम पढ़ा, माधुरी वर्मा। वह बोल उठा, कहिए मैडम, कैसी हो? मात्र शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, इसलिए आपको भी अपने महिला मोर्चा की ओर से भरपूर शक्ति प्रदर्शन करना है, क्योंकि आप पार्टी की महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष हैं। आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सो तो है। एक बात है, जिसके लिए फोन किया है, उधर से आवाज आई। कहिए, विजयकांत बोला। आज शाम हमारी पार्टी की एक सदस्य के साथ एक सिपाही ने बेहुदा हरकत कर दी। उसने मुझे मोबाइल पर सूचना दी, तो मैंने थाना चंदनपुर के इंस्पेक्टर को बताया, लेकिन उसने ढंग से बात ही नहीं की। मैडम, इस इंस्पेक्टर का बुरा समय आ गया है। अरे, वो तो पुलिस इंस्पेक्टर ही है, हम तो एसपी और डीएम की भी परवाह नहीं करते। आज हमारी सरकार है, हमारे हाथ में शक्ति है। हम जिस अफसर को जहां चाहे फिंकवा सकते हैं। कमाल है मैडम, आप सत्तारूढ़ पार्टी में होते हुए भी हमारे इन नौकरों से परेशान हुई हो। आप कहिए, तो मैं अभी आपके साथ चलकर उस इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर और सिपाही को सस्पेंड करा दूं। कल का प्रोग्राम हो जाने दो, परसों इन दोनों का दिमाग ठीक कर देंगे। उधर से आवाज आई। मैडम, आप जरा भी चिंता न करें, अभी तो आपको भी राजनीति की बहुत ऊंचाई तक जाना है। अब आप आराम करें, गुड नाइट, विजयकांत ने कहा और मोबाइल बंद करके सीमा की ओर देखा। वह सो चुकी थी। विजयकांत की उम्र 40 साल थी। वह सत्तारूढ़ पार्टी का नगर अध्यक्ष था। रुपए पैसे की उसे चिंता न थी। उसी के दम पर ही वह नगर अध्यक्ष बना था। 2 मंत्री उसके रिश्तेदार थे। विजय एंड कंपनी के नाम से शहर में उसका एक बड़ा सा दफ्तर था, जहां फाइनेंस व जमीन जायदाद की खरीद बिक्री का काम होता था। उसने एक गैरकानूनी कॉलोनी तैयार कर करोड़ों रुपए बना लिए थे। विजयकांत की पत्नी सीमा खूबसूरत और कुशल गृहिणी थी। उसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अजयकांत उसका छोटा भाई था, जिसने पिछले साल एमबीए किया था। वह कुंवारा था। उसके रिश्ते आ रहे थे, पर वह अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसका कहना था कि पहले कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बाद में शादी कर लेगा। वो विजय एंड कंपनी में मैनेजर के पद पर बैठकर सारा कामकाज देख रहा था। विजयकांत की अम्माजी की उम्र 65 साल थी। इतनी उम्र में भी वे बहुत चुस्त थीं। वे भी एक कुशल गृहिणी थीं। उन्हें अपना खाली समय समाज सेवा में बिताना पसंद था।
तकरीबन 7 साल पहले विजयकांत, उसके पिता महेशकांत, अम्मांजी अपने 5 साला पोते राजू के साथ कार में जा रहे थे। कार विजयकांत ही चला रहा था। एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में कार एक पेड़ से टकरा गई थी। इस हादसे में पिता महेशकांत व बेटे राजू की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हादसे से उबरने में उन सभी को काफी समय लग गया था। 2 साल पहले विजयकांत को जब पता चला कि सीमा मां बनने वाली है, तो उसने डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना के यहाँ जाकर जांच कराई। पता चला कि पेट में बेटी है। तब उसने सीमा को साफ शब्दों में कह दिया था, मुझे बेटी नहीं, बेटा चाहिए। उसके सामने सीमा व अम्मांजी की बिल्कुल नहीं चली थी। सीमा को मजबूर होकर बच्चा गिराना पड़ा था। अब फिर सीमा पेट से हुई थी। पहले ही जांच कराकर पता कर लिया था कि पेट में पलने वाला बच्चा बेटा ही है। अगले दिन नाश्ता करने के बाद विजयकांत ने अजयकांत से कहा, मैं नगर विधायक राजेश्वर प्रसाद के यहाँ पहुँच रहा हूँ। वहीं से हमें इकट्ठा होकर जुलूस के रूप में गांधी पार्क पहुँचना है। तुम समय पर दफ्तर पहुँच जाना। आज शक्ति प्रदर्शन का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इससे विरोधी दलों की भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अजयकांत ने खुश होकर कहा, मैं भी थोड़ी देर बाद गांधी पार्क में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, आ जाना। मैं मंच पर ही मिलूंगा, विजयकांत ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद अजयकांत भी दफ्तर पहुंच गया। तकरीबन 1 घंटे बाद कमरे में बैठी सीमा को प्रसव का दर्द होने लगा। उसने अम्मांजी को पुकारते ही अम्मांजी ने सीमा का चेहरा देखते हुए कहा, लगता है अभी नर्सिंग होम जाना पड़ेगा। तुम बैठो, मैं जाने की तैयारी करती हूँ। तुम ऐसा करो कि विजय को फोन कर दो, आ जाएगा, कहकर अम्मांजी कमरे से चली गईं। सीमा ने विजयकांत को मोबाइल पर सूचना देनी चाहिए। घंटी जाने की आवाज सुनाई देती रही, पर जवाब नहीं मिला। उसने कई बार फोन मिलाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। अम्मांजी ने कमरे में घुसते ही पूछा, विजय से बात हुई क्या? क्या कहा उसने? कितनी देर में आ रहा है? अम्मांजी, घंटी तो जा रही है, लेकिन वे मोबाइल नहीं उठा रहे हैं। जुलूस के शोर में उनको पता नहीं चल पा रहा होगा। अजय को फोन मिला दो, वो दफ्तर से गाड़ी लेकर आ जाएगा, अम्मांजी ने कहा। सीमा ने तुरंत अजयकांत को फोन मिला दिया। उधर से आवाज आई, हाँ भाभी जी, कहिए। तुम गाड़ी लेकर घर आ जाओ, अभी नर्सिंग होम चलना है। तुम्हारे भैया से फोन पर बात नहीं हो पा रही है। मैं अभी पहुंचता हूँ। एक मिठाई का डब्बा लेता आऊंगा, वहाँ सभी का मुंह मीठा कराया जाएगा। वह बाद में ले लेना, पहले तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। बस अभी पहुंच रहा हूँ, अजयकांत ने कहा। अम्मांजी ने एक बैग में कुछ जरूरी सामान रख लिया। तभी घरेलू नौकरानी कमला रसोई से निकलकर आई और बोली, अम्मांजी, घर की आप जरा भी चिंता न करना। बस जल्दी से बहुरानी को अस्पताल ले जाओ। हाँ कमला, जरा ध्यान रखना। मैं तुझे खुश कर दूंगी। सोने की चेन, कपड़े, मिठाई सब दूंगी। इतने सालों से हमारी सेवा जो कर रही है, अम्मांजी ने कहा। कुछ ही देर में अजयकांत गाड़ी लेकर घर आ गया। अब जल्दी चलो, देर ना करो। सीमा, तुम गाड़ी में बैठो, कहते हुए अम्मांजी ने कमला की ओर देखा। कमला, ठीक से ध्यान रखना। घर पर कोई नहीं है। पूरा घर तेरे ऊपर छोड़कर जा रही हूँ। कोई बात हो तो हमारे मोबाइल की घंटी बजा देना। आप बेफिक्र होकर जाओ अम्मांजी। बहुत जल्द मुझे भी फोन पर खुशखबरी सुना देना, कमला ने खुशी से कहा। कार में पीछे की सीट पर अम्मांजी व सीमा बैठ गईं। अजयकांत कार चलाने लगा। बच्चा होने का दर्द सीमा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। कार चलाते हुए अजयकांत देख रहा था कि आज सड़क पर कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई दे रही है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, ऑटो रिक्शा सड़कों पर दौड़े जा रहे थे। इनमें लदे हुए लोग पार्टी के झंडे हाथों में लिए जोरदार आवाज में नारे लगा रहे थे, जन विकास पार्टी जिंदाबाद। अजयकांत रेलवे का पुल पार कर जैसे ही आगे बढ़ा, तो वहां जाम लगा हुआ था। उसे कार रोकनी पड़ी। सामने पटेल चौक था,
जहां से पार्टी के एक विधायक का जुलूस जा रहा था। एक ट्रक पर ऊपर की ओर फूलमालाओं से लदा हुआ विधायक जनता की ओर हाथ हिला हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहा था और कभी खुद भी हाथ जोड़ रहा था। उसके बराबर में पार्टी के दूसरे पदाधिकारी बैठे और कुछ खड़े थे। कुछ के गले में फूलमालाएं थीं। ट्रक में पीछे लोग लदे हुए थे। ट्रक पटेल चौक में रुक गया। विधायक खड़ा होकर नमस्कार करने लगा। कार में पीछे बैठी अम्माजी ने पूछा, ये किस पार्टी का जुलूस है? नगर विधायक राजेश्वर प्रसाद का है क्या? नहीं अम्मा, ये तो जीवन दास का है, जो रामगढ़ का विधायक है। हो सकता है कि राजेश्वर प्रसाद का जुलूस गांधी पार्क में पहुंच गया हो या किसी दूसरे रास्ते से जा रहा हो। भैया भी तो राजेश्वर प्रसाद के बराबर में बैठे होंगे। भैया से फोन पर बात नहीं हो सकती। जुलूस में शोर ही इतना है, अजयकांत ने जवाब दिया। कुछ ही देर में अजयकांत की कार के बहुत पीछे तक जाम लग चुका था। पैदल निकलने का रास्ता भी न बचा था। कोई अपनी जगह से हिल भी न सकता था। सभी को लग रहा था मानो किसी चक्रव्यूह में फंस गए हों। कोई मन ही मन नेताओं को कोस रहा था, कोई जोरदार आवाज में गालियां दे रहा था। सीमा दर्द को सहन करने की भरसक कोशिश कर रही थी। अम्माजी ने सीमा के चेहरे की ओर देखा तो मन ही मन तड़प उठी। उन्होंने अजयकांत से कहा, ओह, बहुत देर लगा दी इस जुलूस ने। पता नहीं कितनी देर और लगाए। लगता है 10-15 मिनट और लग जाएंगे। अगर मुझे पता होता कि यहाँ ऐसा जाम लग जाएगा तो मैं इस तरफ गाड़ी लेकर ही न आता, अजयकांत ने दुखी मन से कहा। अजय, तू यहाँ से जल्दी कार निकालने की कोशिश कर। कैसे निकले अम्मा? सभी तो फंसे खड़े हैं। सभी परेशान हैं, पर कोई कुछ नहीं कर सकता। सबकी बात अलग है। तेरी भाभी की हालत ठीक नहीं है। किसी पुलिस वाले से बात कर। हो सकता है कि वो हमारी गाड़ी निकलवा दे। अजयकांत ने देखा कि हर ओर भीड़ ही भीड़, मानो पूरे शहर का जनसमूह यहाँ आकर इकट्ठा हो गया हो। वह बोल उठा, वहाँ पटेल चौक में खड़े हैं पुलिस वाले। वहाँ तक पैदल जाना क्या आसान है? और फिर वे हमारी गाड़ी कैसे निकालेगी? आसमान में तो कार उड़ नहीं सकती। तो अब क्या होगा? अम्माजी ने घबराए आवाज में कहा। अजयकांत चुप रहा। उसके पास कोई जवाब न था, जबकि वह जानता था कि देर होने से गड़बड़ भी हो सकती है। उसने तो सपने में भी न सोचा था कि वह आज इस तरह जाम में फंस जाएगा। अजयकांत की कार के पीछे खड़ा एक रिक्शे वाला बराबर में खड़े टेम्पो ड्राइवर से कह रहा था, इन नेताओं ने हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब देखो शहर में जुलूस निकालकर जाम लगा देते हैं। हम गरीबों को मजदूरी भी नहीं करने देते। एक सवारी मिली थी, जाम के चलते वह भी बिना पैसे दिए चली गई। अरे यार, इन नेताओं के पास तो हराम की कमाई आती है। इन्हीं कौन सी मेहनत मजदूरी करके बच्चे पालने हैं। आजकल तो जिसे देखो, खद्दर का लंबा कुर्ता पाजामा पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर बहुत बड़ा नेता बना फिरता है। मेरे टेम्पो में भी 4 या 5 ऐसे ही उठाईगिर नेता बैठे थे। वे भी ऐसे ही उतर कर चले गए, मानो उनके बाप का टेम्पो हो। टेम्पो ड्राइवर ने बुरा सा मुंह बना कर कहा। अजयकांत पिंजरे में फंसे किसी पंछी की तरह मन ही मन तड़प उठा। जाम खुलने में 1 घंटा लग गया। अजयकांत ने डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना को मोबाइल पर सूचना दे दी थी कि वे जल्दी ही पहुंच रहे हैं। नर्सिंग होम में कार रोककर अजयकांत तेजी से डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना के पास पहुंचा। वे उसके साथ बाहर आई। कार में सीमा निढाल सी हो चुकी थी। अजयकांत ने कहा, पटेल चौक पर जाम में फंसने के चलते हमें इतनी देर हो गई। ये जाम आपकी पार्टी के शक्ति प्रदर्शन की वजह से लगा था। इस जाम से पता नहीं कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। खैर, आप चिंता न करें, मैं देखती हूँ, डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना ने कहा। सीमा को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना बाहर निकली और दुख भरी आवाज में बोली, आप लोगों के आने में देर हो गई। अम्माजी, आपकी बहू सीमा और पोता बच नहीं सके। अम्माजी के मुंह से दुख भरी चीख निकली।
अजयकांत फूट फूट कर रोने लगा। तकरीबन 3 बजे अजयकांत के मोबाइल की घंटी बजी। उसने मोबाइल में नाम देखा, विजयकांत। अजयकांत के मुंह से आवाज नहीं निकली। हेलो अजय, अभी अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है। मैंने मोबाइल चेक किया तो सीमा और तुम्हारी बहुत मिस कॉल थी। मुझे पता नहीं लग पाया। कोई बहुत जरूरी बात थी क्या? उधर से विजयकांत की आवाज सुनाई दी। अजयकांत कुछ कह नहीं पाया और रोने लगा। अजय, क्या हुआ? उधर से विजयकांत की आवाज में चिंता का भाव था। अम्मान जी ने अजय से मोबाइल लेकर दुखी लहजे में कहा, विजय, सब बर्बाद हो गया। सीमा और मेरा पोता बच नहीं पाए, तुम्हारे शक्ति प्रदर्शन की बलि चढ़ गए। ओह नहीं, यह क्या कह रही हो अम्मा? मैं अभी पहुंच रहा हूं नर्सिंग होम, विजयकांत बोला। कुछ ही देर बाद 2 कारें नर्सिंग होम के बाहर रुकीं। कार से विधायक राजेश्वर प्रसाद, विजयकांत और 5-6 नेता बाहर निकले। सभी उस कमरे में पहुंचे जहां सीमा व नवजात बेटे की लाश थी। विजयकांत को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सीमा उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। उसने सीमा का हाथ अपने हाथ में लिया और सीमा को देखता रहा। जिस शक्ति प्रदर्शन को वह एक यादगार मानकर खुश हो रहा था, वही उसके लिए दुखद यादगार बन गया। उसकी अपनी सरकार है। हजारों लोग उसके साथ हैं। उसके पास इतनी ताकत होते हुए भी वह आज बुरी तरह टूट चुका था। आज के प्रदर्शन ने न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया होगा। हो सकता है कि किसी दूसरे के साथ भी ऐसी ही दुखद घटना हुई हो। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।